हेलो डियर लर्नर्स, तो स्वागत है आपका पाठक क्लासेस में। आज फिर से हम क्लास 12th के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज का अगला क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव के लिए निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। कल की वीडियो जिन भी बच्चों ने देखी होगी उन्होंने पढ़ा होगा, कल हमने बताया था अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना वैद्युत द्विध्रुव के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के लिए उसकी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ भी है, तो आप बहुत ही अच्छे से इसको समझिए। निरक्षीय स्थिति का मतलब क्या होगा, पहले तो वैद्युत द्विध्रुव के बारे में हमने कल समझाया था, उसको जाकर के आप देखिए और समझिए कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पे हमने बनाया है फिर से, एक एवी हमारा वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी कितनी है 12, और वो हमारा वायु में रखा हुआ है। कल हमने अक्षीय स्थिति में देखा था, तो अक्षीय स्थिति मतलब तो उसकी अक्ष पर ही हमने कोई पॉइंट P माना था। आज हम निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने वाले हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिया हमने, इस वैद्युत द्विध्रुव से r दूरी पर, अगर हम अक्षीय पे लेते तो इसी अक्ष पर लेते, लेकिन अब क्या करेंगे, इस अक्ष से अलग किसी बिंदु पर r दूरी पर हमने कोई बिंदु P माना, ये हमारी निरक्षीय स्थिति हो गई। ठीक है, अब इस बिंदु P पर इस माइनस Q आवेश के कारण और इस प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालेंगे, तभी हमें वहां से परिणामी तीव्रता का व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है। अब हम यहाँ पे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे तो वो किधर होगी, अंदर की ओर। ऋणात्मक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 की जो दिशा होगी वो अंदर की ओर, और प्लस Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कहाँ होगी, बाहर की ओर। ये हमारा माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ये हमारी प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब चित्र को बहुत ही ध्यान से देखिए, ये हमारी R है, ये हमारी L है। पूरी 12 थी तो आधी कितनी हो जाएगी, L और ये L। तो अगर इसको त्रिभुज नियम से निकालें, ये R और ये L, तो ये कितनी हो जाएगी, √r² प्लस L²। इसी तरह से इसको निकालें तो क्या हो जाएगा, √r² प्लस L²। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है माइनस Q आवेश के कारण E1 और प्लस Q आवेश के कारण E2, इसको घटकों में विभाजित करेंगे। इसको जब घटकों में विभाजित करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब ये इधर हमने अलग से बना दिया। घटकों में विभाजित करने के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने इधर दिखाया है। आप आराम से देखिए, समझ आएगा। अगर E1 को हम, ठीक है, और E2 को ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटकों में विभाजित करें तो क्या होगा। अगर E1 को हम क्या करते हैं, इधर देखिए, E1 को हमने ऊर्ध्वाधर घटक में विभाजित किया तो E1 sin थीटा, ठीक है, E1 sin थीटा। इसी तरह से इस E2 को क्या करेंगे, ऊर्ध्वाधर घटक में विभाजित करेंगे तो E2 sin थीटा। ये हमने E1 और E2 को ऊर्ध्वाधर घटकों में विभाजित कर लिया है। ठीक इसी प्रकार इसको क्षैतिज घटकों में विभाजित करेंगे तो E1 क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। ये हमारे क्षैतिज घटक हो गए, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, और ये E1 sin थीटा और E2 sin थीटा हमारे ऊर्ध्वाधर घटक हो गए, जो कि हमारे बराबर और विपरीत हैं। अब जब ये विपरीत दिशा में है तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को खत्म कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा बिंदु P पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इन क्षैतिज घटकों के कारण जुड़ करके आएगी, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। इस बिंदु P पर हम E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा के द्वारा परिणामी तीव्रता का व्यंजक निकालने वाले हैं। तो पहले तो इसकी थ्योरी लिखनी होगी आपको इस व्यंजक की, और बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यंजक है, 3 नंबर में तो आता ही आता है, ठीक है। और अगर 5 नंबर में आएगा तो इसके साथ कोई ना कोई आंकिक प्रश्न जुड़ा हुआ होगा। तो आपको बहुत अच्छे से इसको समझ लेना है कि माना एक एवी वैद्युत द्विध्रुव है जो कि वायु में रखा गया है, जिस पर आवेश माइनस Q और प्लस Q उपस्थित हैं। इन माइनस Q और प्लस Q आवेशों के कारण इस वैद्युत द्विध्रुव से इसकी निरक्ष पर R दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
अब माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E1 होगी और प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E2 होगी। अतः हम इसको घटकों में वियोजित करेंगे और घटकों में वियोजित करने के बाद बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकाल लेंगे। तो बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता होगी वो क्या होगी, EP बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, यहां से निकाला है। ठीक है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, कितना आएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब क्या करेंगे हम, इसमें से cos थीटा कॉमन है, cos थीटा आप कॉमन निकाल लीजिए, बाहर निकाल लीजिए, तो कितना बचा EP बराबर E1 प्लस E2, EP बराबर E1 प्लस E2 ब्रैकेट cos थीटा। अब देखो कल हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला बताया था, E बराबर F अपॉन क्यू नॉट, वहां से E बराबर F आया था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वहां से अगर वैल्यू रखते हैं, कल बताया था, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन दूरी कितनी है √r² प्लस L², इसके कारण। ठीक है, ओके। अब इसी तरह से E2 की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन √r² प्लस L²। कल जिस तरह से अक्षीय स्थिति में हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी सिखाई थी, सेम वैसे ही यहाँ पर निरक्षीय स्थिति में, बस आपको क्या करना है, उसमें अक्ष पे लिया था, यहाँ पे निरक्ष पे। ठीक है, दूरी हमारी क्या हो जाएगी √r² प्लस L² का फिर होल ऑफ स्क्वायर। अब क्या करेंगे, बाहर cos थीटा चल ही रहा है, अब इसमें से जो कॉमन है उसको कॉमन निकाल लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अलग कर लीजिए। अब q अपॉन √r² प्लस L² का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का q अपॉन √r² प्लस L² का होल ऑफ स्क्वायर, ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो जुड़ने के बाद क्या आएगा q 2q और लासा कितना होगा √r² प्लस L² का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, और वहां से भी अंडर खत्म करेंगे तो क्या आ जाएगा r² प्लस L²। ठीक है, इस स्क्वायर से ये रूट खत्म हो गया है, इतना लिखा हुआ है, और गुणा में हमारा क्या चल रहा था cos थीटा। अब इस cos थीटा की वैल्यू भी इस फिगर से हम निकालेंगे। देखो भाई, ये थीटा है, इसके सामने क्या हो जाएगा लंब, ये आधार, ये कर्ण, और cos थीटा हमारा क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार हमारा क्या है L और कर्ण क्या है √r² प्लस L²। तो यहाँ से हमने सीधे वैल्यू रख दी है L अपॉन √r² प्लस L²। ठीक है, और ये हमने सॉल्व कर ही लिया था। अब बहुत आसान है, अब क्या करेंगे, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा चल ही रहा है, ये सब गुणा में है, तो 2qL अपॉन में क्या लिख सकते हैं r² प्लस L² का 1 है घात। ठीक है, पूरे की घात कितनी है 1, और यहाँ पे r² प्लस L² की होल ऑफ कितनी है 1/2, 1 प्लस 1/2, ये हमारा क्या हो जाएगा। इसको अगर हम लिखना चाहें, यहाँ पे घात कितनी 1 और यहाँ पे घात है 1/2, अगर आप लासा लोगे तो कितना होगा 2 एकम 2 और 3/2, तो इसको हमने अलग से लिख दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा में 2qL, और ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे r² प्लस L² की होल ऑफ पावर 3/2। ठीक है, अब देखो बड़ा आसान है, हमने कल बताया था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में, उसको भी आप समझ चुके होंगे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है 2qL। ठीक है, निकाला था किसी एक आवेश तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे 2qL की जगह वैल्यू रख दीजिए कितनी P। अब हमारा फाइनली EP क्या मिला, परिणामी तीव्रता क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा में P अपॉन r² प्लस L² की होल पावर 3/2। अब हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, अगर R की वैल्यू L की तुलना में बहुत अधिक है, यानी जो R है आपका यहाँ से ये हमारा बहुत अधिक है L की तुलना में, तो लगभग L को हम क्या मान लेंगे 0, तो L की वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पे 0 रख देंगे। जैसे ही आप L 0 रखोगे तो ये वाला पद तो खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा में P चल ही रहा है आपका, और r² की होल पावर 3/2, यहाँ से आपका कितना बचेगा r की घात 3। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है कहाँ पर बिंदु P पर, ये हमने निकाल ली, वो कितनी आई हमारी EP बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा में P अपॉन r की घात 3। यही हमारी क्या है वैद्युत द्विध्रुव के लिए उसकी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो कल हमने अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलवाई थी, वो आपकी कितनी आई थी, वो आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और गुणा में 2P अपॉन r की घात 3।
ठीक है, ये अक्षय स्थिति में आई थी हमारी। और निरक्षीय स्थिति में कितनी आई है? 1/4πε0 p/r की घात 3। यानी वैद्युत द्विध्रुव के लिए अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से 2 गुनी होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िए और ऐसे ही बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए रेगुलर लाते रहेंगे। आशा करते हैं कि आप अपना इधर उधर बिना समय खराब करे भौतिक विज्ञान की बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अच्छे से हमारे साथ मिलकर के रिवीजन करेंगे। तो कल की वीडियो आप देख लीजिए जिन्होंने नहीं देखी है। आज की वीडियो भी अगर आपको पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं और ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जल्द ही मिलते हैं एक और नए अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।